हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय धर जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का, जो कि बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन बैंक है। और इसका हम सेट नंबर 12 देखने वाले हैं, जो कि दिसंबर 2020 में पूछे गए सारे प्रश्न दिए गए हैं। इससे पहले अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक मोटिवेशनल कोट है, देखिए। रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। सितारों वाली वर्दी पहनकर अब की पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा यह वनरक्षी जो फॉरेस्ट गार्ड का प्रश्न एग्जाम हुआ था 16 दिसंबर 2020 को, प्रथम वाले का क्वेश्चन है। इसका पहला प्रश्न देखिए, भारत में के कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? फिर क्या हो जाएगा? झारखंड। देखिए, सर्वोत्तम और भारत का सबसे अधिक भंडार कहाँ है? झारखंड में है। और कोयला में सर्वाधिक उच्चतम क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइड होता है। देखिए, कोयले मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, पीट एवं एक और कोक होता है। इसमें सबसे अधिक जो होता है यह एंथ्रासाइड सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे सर्वोत्तम कोयला माना जाता है। इसके अलावा कार्बन के देखिए 2 अप्रूफ होते हैं। कौन कौन होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? कार्बन के अप्रूफ है। और जबकि हीरा जो है यह विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट क्या है? यह विद्युत का सुचालक है। अगला है, बिहार के जिले में नागी बांध स्थित है। देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? क्या होगा? जमुई में। बिहार के जमुई जिले में क्या है? नागी नकटी जो डैम है यह अवस्थित है, नागी बांध है। अगला है, भारतीय संविधान के कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए, ऐसे प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहता है, लेकिन इसके अलावा उद्देशिका जो है यह भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। क्या? उद्देशिका को। जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि आर्टिकल 32 में उल्लिखित है, इसे संविधान के आत्मा कहकर संबोधित किए थे। अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संविधान की आत्मा कहे थे। अगला है, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? महिला समृद्धि योजना। देखिए, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना का उद्देश्य क्या है? क्या होगा? महिला समृद्धि योजना। और यह योजना है जो कि 18 वर्ष से अधिक जो महिलाओं हैं उनके लिए चल गया है। नेक्स्ट है, कौन सा कानून कार्यक्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? देखिए, कानूनी कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा जो है यह समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में जो बना था यह रक्षा करता है, समान पारिश्रमिक अधिनियम। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है कि विशाखा गाइडलाइन किससे संबंधित है? तो यह होगा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित। उसको शिकायत के लिए क्या है? विशाखा गाइडलाइन है। अगला है, 2020 में जारी किया गया हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? 2020 में जारी किया गया हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई का निरीक्षण करना। देखिए, सिंचाई का निरीक्षण करना एवं वृक्षारोपण के औपचारिक के लिए यह ऐप बनाया गया था। कौन सा ऐप? हरित पथ ऐप, सिंचाई के निरीक्षण एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए एवं उसके उपकार और देखरेख के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सेलिब्रिटी को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के लिए यह होगा आयुष्मान खुराना को क्या नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी। देखिए, यूनिसेफ दिवस कब मनाता है? प्रश्न पूछता है कि यूनिसेफ दिवस कब मनाता है? तो 11 दिसंबर को क्या मनाता है? यूनिसेफ दिवस। अगला है, और मानवाधिकार दिवस यह 10 दिसंबर को मनाता है। मानवाधिकार दिवस जो है यह 10 दिसंबर को मनाता है। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? देखिए, मीर कासिम जो है यह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था और यह 1760 में बंगाल का नवाब बना था। मीर कासिम जो है 1760 में बंगाल का नवाब बना था। इन्होंने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी बिहार के मुंगेर में कर लिया था। उस टाइम बिहार सब एक ही मिला हुआ था। इसके अलावा देखिए, 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें
मीर कासिम, सुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय, तीनों की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों से युद्ध किया था। कब? 1764 में, जो कि बक्सर का युद्ध कहलाता है। और इसमें मीर कासिम, सुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय तीनों का हार हो गया था और इसमें अंग्रेजों का विजय हुआ था। 1764 प्रश्न पूछेगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। किसके किसके बीच? तो मीर कासिम, इसके अलावा सुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के बीच में। ये तीनों सेना एवं अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। अंग्रेजी सरकार जो है, अंग्रेजी सेना, इसमें विजयी रहा था। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजातीय पाई जाती है? देखिए, भारत के किस क्षेत्र में गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? तो क्या होगा? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी होगा, जम्मू कश्मीर में गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां अवस्थित है। और देखिए, इसके अलावा डोगरी भी क्या है? जम्मू कश्मीर की एक जनजाति है और डोगरी वहां की एक भाषा भी है। क्या? डोगरी। इसके अलावा देखिए, जनजाति से देखते हैं, भील जो है यह भारत का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र है। सबसे अधिक जनजाति किसका है? तो भील का है। इसके अलावा देखिए, राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति कौन सा है? तो मीना कौन सी है? राजस्थान पाई जाती है। एवं दक्षिण भारत में टोडा जनजाति, जौनसारी, किन्नौर, ये सब क्या है? जौनसारी उत्तर भारत में पाया था, जबकि टोडा दक्षिण भारत में। देखिए, टोडा जनजाति, जौनसारी और किन्नौर, ये सब जो जनजातियां हैं, इसमें बहुपति प्रथा विवाह चलता है। बहुपति प्रथा विवाह टोडा, जौनसारी एवं किन्नौर जनजातियों में पाया जाता है। अब यह प्रथा धीरे धीरे शिक्षित होने के कारण विलुप्त हो रही है। लेकिन प्रश्न पूछता है कि बहुपति विवाह किसमें प्रचलित था? तो टोडा जनजाति, टोडा, जौनसारी एवं किन्नौर में। इसके अलावा देखिए, थारू जो एक जनजाति है जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया एसएससी के द्वारा एवं रेलवे में भी पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाता है? तो क्या होगा? थारू जनजाति। इसके अलावा पल्लियार जो जनजाति है, यह कहाँ पाया जाता है? तो क्या होगा? केरल में। पल्लियार केरल में। अगला है, वन स्टॉप सेंटर की योजना। एक सेकंड, वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है किससे? यह होगा सखी केंद्र के रूप में। सखी केंद्र के रूप में वन स्टॉप सेंटर योजना जो है, यह सखी केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसमें देखिए, किसी भी प्रकार की जो हिंसा होता है महिलाओं से संबंधित या पीड़ित महिलाओं के लिए यह केंद्र खोला गया है, वन स्टॉप सेंटर। किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर खोला गया है सखी केंद्र के रूप में। उसका नाम क्या रखा गया? सखी केंद्र। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, यह भारत का प्रथम व्यक्ति कहलाता है और इसका चुनाव से संबंधित जो आर्टिकल है, यह 52 से लेकर 61 के बीच में है। और 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ है। जबकि महाभियोग जो है, यह आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग है। इसके अलावा जो 72 होता है आर्टिकल, इसमें क्या है? क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 72 में क्या है? क्षमादान की। और 1 2 3 में क्या है? आर्टिकल 1 2 3 में है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? 1 2 3 123 में है। जबकि राज्य के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया था राज्यपाल द्वारा, यह 213 के तहत जारी किया था, आर्टिकल 213। राष्ट्रपति द्वारा 1 2 3। इसके अलावा जो 74 है, यह राष्ट्रपति को मंत्री परिषद सलाह देने के लिए जो आर्टिकल है, यह कितना है? 74 के तहत मंत्री परिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देता है, यह आर्टिकल 74 के तहत देता है, 74। और 75 किससे है? आर्टिकल 75 जो है, यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। और आर्टिकल 72 क्या है? किससे है? तो क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। अगला है, देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था? देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर जो सर्वाधिक रहा है 2011 से 21 के बीच में, यह मेघालय में रहा है। 27% है, मेघालय का है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लिंगानुपात में पीसीए के अनुसार किसका कम था? तो होगा दमन एवं दीव का। देखिए, दमन और दीव का मात्र 618 व्यक्ति पर 1000 पुरुष पे था। 618 महिलाओं पर 1000 पुरुष पे इसका लिंगानुपात था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 पुरुष प्रति 1000 महिला पे है। 918 महिला प्रति 1000 पुरुष पे है। ये जो 618 है, यह महिला की संख्या है और इसमें पुरुष कितना है? 1000 है। और जो हरियाणा है, ऐसे एक्चुअली राज्य में पूछेगा कि सबसे कम जनसंख्या
लिंग अनुपात कहाँ है, तो क्या होगा, हरियाणा का है 879 महिला 1000 पुरुष पे है, और दमन और दीव में 618 महिला 1000 प्रति पुरुष पे है, और बिहार में कितना है, तो 918 महिला है 1000 प्रति पुरुष पे, जबकि दादरा और नगर हवेली में सर्वाधिक है। सॉरी, केरल में क्या है, केरल में जो है 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष पे है। देखिए यहाँ जो है महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है प्रति 1000 पुरुष में, तो लिंगानुपात में सर्वाधिक किसका हो गया, केरल का हो गया, और सर्वाधिक कम किसका हो गया, हरियाणा का हो गया। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में तो क्या हो जाएगा, दमन और दीव हो जाएगा। बिहार का रखिएगा कितना है, 918 है, जबकि भारत का है 1943 943 भारत का जनसंख्या लिंगानुपात है 918, सॉरी 943 है भारत का, बिहार का हो गया 918, हरियाणा का हो गया 879, दमन दीव का 618, इसके अलावा केरल का 1084 है। अब देखिए जनगणना जो है जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहता है, डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहता है, और जनगणना भारत में सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू किया गया था, जबकि नियमित रूप से जो वैज्ञानिक आधारित जनगणना है यह लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 से शुरू किया था, और जो 2011 की जनगणना है यह भारत का 15वां जनगणना है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह 7वां जनगणना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछता है कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहता है, तो जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1911 से जो 21 के बीच में रहा था उस वर्ष को क्या कहते हैं, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहते हैं, या तो 1921 को कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी महामारी एवं वैश्विक युद्ध हुए हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, जनसंख्या में भारी गिरावट आई थी। अगला है 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। देखिए होप मिशन टू मार्स यह UAE यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा UAE का होता है सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसके द्वारा क्या छोड़ा गया है, मिशन टू मार्स। देखिए सऊदी अरब जो है नाभिकीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने वाला पहला देश है, नाभिकीय रिएक्टर जो अनुसंधान स्थापित करने वाला वह पहला देश कौन सा है, UAE है। अगला है आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल में थे। देखिए जो महान विद्वान चरक थे यह किसके शासनकाल में थे, तो होगा कुषाण वंश। जो चरक थे यह कुषाण वंश के शासनकाल में थे, और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, कनिष्क था, और रेशम मार्ग का संबंध किससे है, तो कनिष्क से यह कुषाण वंश से संबंधित है। इसके अलावा धन्वंतरी जो है यह आयुर्वेद के भी महान भगवान कहा जाता है, तो धन्वंतरी किसके दरबार में थे, तो गुप्त वंश के। देखिए धन्वंतरी जो है यह गुप्त वंश से संबंधित है, और चरक जो थे यह कुषाण वंश से संबंधित है। और देखिए गुप्त वंश की स्थापना कौन किया था, तो श्रीगुप्त ने, जबकि शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। यह प्रश्न हाल ही में बिहार दरोगा में पूछा गया है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना वर्ष 1815 में कोलकाता में किए थे। इसके अलावा ब्रह्म समाज की भी स्थापना 1828 में किए थे, कौन, राजा राम मोहन राय जी ने। और इसके अलावा देखते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में किया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने, और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले 1873 में किए थे। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, यह आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। ये सब सारे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इसमें सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम मनरेगा के तहत कितने दिन की रोजगार प्रदान किया जाता है। देखिए मनरेगा जो है इसका नाम पहले नरेगा था, लेकिन वर्ष 2009 में इसके नाम में महात्मा गांधी नाम जोड़ दिया गया, अब मनरेगा कर दिया गया है। इसमें कुल 100 दिनों का रोजगार की गारंटी प्रदान किया जाता है। 100 कितने दिन का, 100 दिनों का। इसके अलावा जबकि भारत में जो उत्तराखंड राज्य है यहाँ 150 दिनों की रोजगार गारंटी योजना लागू किया गया है कि वहाँ कम से कम 150 दिनों तक रोजगार दिया जाएगा, जबकि नॉर्मल कितना है, तो 100 दिनों का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता है।
2020 का महिला एकल किताब। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें 2020 का प्रश्न दिया गया है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस क्षेत्र से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए टेनिस से दिया गया है, तो 2020 में कौन जीता था? इगा स्विएटेक जीते थे, जो कि पोलैंड की थी, और यह सबसे कम उम्र की टेनिस खिलाड़ी थी जो यह अवार्ड जीतने वाली थी। कौन सा? फ्रेंच ओपन। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने की थी? ये जानते होंगे आप। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना सूर्यसेन ने किए थे। इनका उपनाम मास्टरदा है। सूर्यसेन जी को मास्टरदा के नाम से जानते हैं। तो चटगांव शस्त्रागार कौन किए थे? सूर्यसेन ने। और कब किए थे? 18 अप्रैल 1930 में। चटगांव शस्त्रागार कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। और इन्हें इसी कार्य के लिए 12 जनवरी 1934 में इन्हें फांसी दे दिया गया। 12 जनवरी 1934 में इन्हें फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ है? देखिए भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जो है यह जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में। ऑप्शन नंबर डी होगा, जबलपुर। और यह कब स्थापित किया गया था? तो 1973 में। और 1973 से याद रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट भी इसी वर्ष लाया गया था। कब? 1973 को। इसके अलावा देखते हैं देहरादून में क्या है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। इसके अलावा कोयम्बटूर में क्या है? तो गन्ना प्रजनन केंद्र एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में है। इसके अलावा यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है यह हैदराबाद में है। और डीएनए फिंगरप्रिंट भी कहाँ है? अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, और हैदराबाद दक्षिण में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? देखिए कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? क्या होगा? दिलीप सिंह भूरिया समिति। ऑप्शन नंबर बी होगा, दिलीप सिंह भूरिया समिति। इसका गठन कब किया था? 1994 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुभारंभ का नाम क्या है? इसका नाम है सौभाग्य। इसका नाम क्या रखा गया? सौभाग्य। और यह वर्ष 2017 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक समस्या है? देखिए वैश्विक समस्या क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, आतंकवाद जो है यह एक वैश्विक समस्या के अंतर्गत आता है। आतंकवाद क्या है? वैश्विक समस्या के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना? यह होगा मनोज सिन्हा। देखिए मनोज सिन्हा जो थे 2020 में क्या बने थे? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पिज का युद्ध लड़ा गया था? हाइडेस्पिज का युद्ध जो है यह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। कहाँ? झेलम नदी के तट पे। और यह सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पिज का युद्ध हुआ था। यह सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। और एक पोरस, इसमें सिकंदर का जीत हुआ था। और बुकेफुला क्या है? और सिकंदर ने वहां पे एक बुकेफुला नामक जगह का स्थापना किया था, शहर का, जिसका नाम बुकेफुला था। बुकेफुला क्या था? सिकंदर के घोड़े का नाम था। प्रश्न पूछेगा कि बुकेफुला क्या था? तो सिकंदर का घोड़ा जो था उसका नाम क्या था? बुकेफुला था। और इसके अलावा चेतक किनके घोड़ा का नाम था? तो महाराणा प्रताप के जो घोड़ा थे यह, इसका नाम क्या था? चेतक था। अगला है, देखिए सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु होंगे अरस्तु गुरु प्लेटो के गुरु सुकरात। इसे आप ध्यान रखिएगा, सिकंदर का गुरु अरस्तु का गुरु प्लेटो और प्लेटो का सुकरात। इसके अलावा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किन्हें कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है, बिहार में निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? देखिए सर्वाधिक पूर्व में कौन सा जिला है? तो क्या होगा? किशनगंज। और एक सेकेंड, सर्वाधिक पूर्व में कौन सा जगह जिला है? किशनगंज है। और किशनगंज में बिहार में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो किशनगंज में होता है। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? देखिए भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? तो क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। और यह देखिए मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यह भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेखित किया गया है। 12 से 35 तक। इसके अलावा संसद, देखिए
संसद का उल्लेख किस में है? आर्टिकल 79 में है। और राज्यसभा का 80 में है और लोकसभा का 81 में। इसे याद रखिएगा। सरला, सरल के नाम से सरला, स से हो गया संसद 79, 80, 81। संसद हो गया 79 में, र से हो गया राज्यसभा आर्टिकल 80 में, और ला से लोकसभा, लोकसभा का आर्टिकल 81 में। सरला 79, 80, 81। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है यह 52 से 61 के बीच में इसके बारे में दिया गया राष्ट्रपति के बारे में। और 61 में क्या है? महाभियोग है। 60 में क्या है? शपथ है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा था? यह होगा हरियाणा। कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा था? क्या होगा? हरियाणा होगा। और देखिए, एनीमिया मुक्त का जो लक्ष्य रखा है भारत 2047 तक रखा है। क्या? 2047 तक एनीमिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी से जो रक्त बीमारी होता है उसे एनीमिया कहते हैं। इस बीमारी में शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम रहता है, उसे एनीमिया कहते हैं। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। किसमें? संविधान संशोधन के संबंध में। देखिए, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। किस संशोधन, किस में क्षेत्र में? तो संविधान संशोधन, जो कि आर्टिकल 368 में, भाग 20 के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। इसमें राज्यसभा एवं लोकसभा को बराबर अधिकार दिया गया है। अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। कितना में? 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट है, टोबा झील स्थित है। टोबा झील कहाँ है? तो क्या हुआ? सुमात्रा में। टोबा झील जो है यह सुमात्रा में है और यह इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील के अंदर आता है। इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील जो है यह टोबा झील है, सुमात्रा में। अगला है, इसके अलावा सुपेरियर झील जो कि मीठे पानी का सर्वाधिक बड़ा झील है, यह कौन सा है? यूएस में है, यूएसए में। और भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील, डल झील, नाग झील, ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जबकि भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील, अगर सबसे बड़ा झील पूछेगा तो हो जाएगा चिल्का, उड़ीसा में है। जबकि सर्वाधिक खारा झील या सांभर झील राजस्थान में है। सर्वाधिक खारा झील कहाँ है? सांभर झील राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कुछ मैथ के प्रश्न है। झील से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे आप ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक खारा कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। और सबसे बड़ा झील जो है यह चिल्का झील है। और मीठे पानी का झील कौन सा होगा? तो बुलर झील, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में। बुलर झील, डल झील सब कहाँ है? सब जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 2 बार नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या होगा? मैडम क्यूरी को। देखिए, 1903 में और 1911 में दोनों बार इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार भारत में सबसे पहले किन्हें मिला था? एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। एशिया के प्रथम व्यक्ति थे एवं भारत के भी प्रथम थे। इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। अगला है, मूल्य, मूल्य एक स्थानांतरित है। क्या है? देखिए, मूल्य क्या है? मूल्य है एक जड़ होता है। मूल्य क्या है? एक जड़ है। तना के श्रेणी में कौन कौन आता है? तना। आलू क्या है? आलू एक तना है। और प्रकंद होता है, या हल्दी, अदरक क्या है? प्रकंद है। नेक्स्ट है, कौन सा रोग विषाणु जनित है? ये क्या होगा? एड्स। एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, इसका फुल फॉर्म एआईडीएस का। एड्स का तो क्या है? विषाणु जनित रोग है। और यह एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाता है। एड्स की जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाता है। और एड्स के लिए एक टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट। देखिए, प्रश्न पूछेगा कि एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? तो एड्स के लिए। इसके अलावा विडाल टेस्ट जो होता है, ये किसके लिए होता है? विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं में से कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? क्या है? कौन सा जंतु है जो परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को प्रवेश करता है? यह होगा गौरैया। देखिए, विश्व गौरैया दिवस जो है यह 20 मार्च को मनाया गया है। यह मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाता है? 20 मार्च को। और इस वर्ष का थीम क्या है? आई लव स्पैरो। आई लव स्पैरो। और गौरैया जो है यह बिहार का राजकीय पक्षी है। और राजकीय पशु क्या है? तो गौर या बैल है। राजकीय मछली क्या है बिहार का? तो मांगुर है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है।
अब पीपल से एक क्वेश्चन आप पूछता है कि बोधि वृक्ष जो है गया में वो पीपल का है, तो बोधि वृक्ष अपने किस वंश का है, तो वह चतुर्थ पीढ़ी का है। बोधि वृक्ष है यह चतुर्थ पीढ़ी का है। और राजकीय फूल क्या है, राजकीय पुष्प बिहार का कौन सा है, तो गेंदा है। अगला है, और बिहार का शहीद दिवस कब मनाता है, तो 15 फरवरी को। बिहार का शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाता है। और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाता है। उसी दिन क्या मनाता है, जल दिवस मनाता है। नेक्स्ट है, कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, क्या होगा, वायु। देखिए ऊर्जा मुख्य रूप से परंपरागत और अपरंपरागत होता है। तो इसमें पारंपरिक ऊर्जा कौन सा है, वायु। वायु हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है, परंपरागत ऊर्जा है, जिससे हम रिन्यूएबल एनर्जी भी कर सकते हैं। इस एनर्जी को हम बार बार यूज करके भी इसे समाप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा जो है यह कभी खत्म नहीं होने वाली एनर्जी है। इसके अलावा पेट्रोलियम, कोयला, ये सब क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा की श्रेणी में आता है। कोयला, पेट्रोलियम, तेल, ये सब गैर परंपरागत श्रेणी में आते हैं, जबकि परंपरागत ऊर्जा की श्रेणी में कौन सा है, तो वायु और सौर ऊर्जा आएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखें सूर्य के अलावा सभी जो तारे हैं उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो यह नाभिकीय संलयन द्वारा। हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन के नाभिकों में विखंडन, यह गलत होगा, यह संलयन होगा। नाभिकीय हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों से, इसका होगा देखिए हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों से संलयन। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन ऊर्जा किसमें होता है, सूर्य एवं तारों में क्या होता है, नाभिकीय संलयन। तो कई हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है और यह नाभिकीय संलयन पैदा होता है। इसका आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न पूछेगा कि सूर्य में निहित ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा होता है, किस ऊर्जा का उदाहरण, तो क्या हो, सूर्य में निहित ऊर्जा है यह नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक सेकंड, निम्नलिखित में से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं, क्या होगा, तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं, क्या क्या, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अगला है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है, क्या होगा, आनुवंशिकता के लिए। देखिए आनुवंशिकता के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहता है और आनुवंशिक का खोज इन्होंने मटर के पौधे, गार्डन पेपर किए थे। प्रश्न पूछता है कि आनुवंशिकता की खोज जो ग्रेगर जॉन मेंडल किए थे, यह किस पे उदाहरण दिए थे, मतलब किस पे खोज किए थे, क्या होगा, गार्डन पे या मटर के पौधे पे। अगला है, सांख्यिकी। देखिए सांख्यिकी दिवस कब मनाता है, तो 20 अक्टूबर को सांख्यिकी दिवस मनाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाता है, जबकि 29 जून को भारत में सांख्यिकी दिवस, जो कि PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी के जन्म दिवस मनाता है, जो कि भारत के बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे। इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में 29 जून को भारत में सांख्यिकी दिवस मनाता है, जबकि विश्व सांख्यिकी दिवस जो है यह 20 अक्टूबर को मनाता है। और जो विश्व सांख्यिकी दिवस है यह प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। यह ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 5 साल में एक बार मनाता है क्या, विश्व सांख्यिकी दिवस। और भारत का सांख्यिकी दिवस क्या है, 29 जून को। इसके अलावा जून में एक महत्वपूर्ण और डे है, क्या है, 14 जून। ये क्या मनाता है 14 जून को, विश्व रक्तदाता दिवस, ब्लड डोनर डे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होता है। देखिए कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होता है, तो क्या होता है, SO2 एवं NO2 के द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। और अम्ल वर्षा कब होता है, जब उसका pH मान 5.6 से कम होता है, तो उस वर्षा को क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। जिस रेन का या तो वर्षा का pH मान अगर 5.6 से कम है तो उसे हम अम्ल वर्षा के रूप में जानते हैं। अगला है, व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है किससे। देखिए अमोनिया जो है यह हैबर विधि से बनाया जाता है, हैबर विधि। इसमें देखिए नाइट्रोजन के 2 अणु एवं हाइड्रोजन के 3 अणु को मिलकर इसे रिएक्शन किया जाता है और N2 + 3H2 मिलकर 2NH3 बनता है, जो कि अमोनिया है। इसे हैबर विधि द्वारा बनाता है, कैसे, हैबर विधि द्वारा बनाता है। देखिए प्रश्न पूछता है, आलू कंद क्या है। आलू जो है एक मूल है, आलू नहीं, मूल नहीं है, क्या है, तना है। आलू एक तना है, आलू जो है यह तने का रूपांतरित है, आलू। इसके अलावा सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, साग सब्जियों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं, क्या, ओलेरीकल्चर कहते हैं, ओलेरीकल्चर। अगला है, और फूलों के फ्लोरिकल्चर, फूलों का अध्ययन को फ्लोरिकल्चर।
कौन सा अम्लीय माध्यम पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? यह होगा नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है यह अम्लीय माध्यम से पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन से शीघ्रता से मुक्त कर देगा। और आयोडीन कैसा होता है? आयोडीन को बैंगनी ठोस के रूप में जाना जाता है। आयोडीन जो है यह बैंगनी कलर का ठोस पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, और आयोडीन की कमी से शरीर में क्या होता है? घेघा या ग्वाटर। घेघा नामक बीमारी किससे होता है? आयोडीन की कमी से। और बच्चों में आयोडीन की कमी से मानसिक क्षमता में कमी आ जाता है, इसलिए डॉक्टर द्वारा सलाह दिया जाता है कि आयोडीन युक्त भोज्य पदार्थ करने से जो मानसिक विकास होता है वो अच्छी तरह से होता है एवं घेघा नामक बीमारी नहीं होता है आयोडीन की वजह। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में किससे संबंधित है? देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है यह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग में जो कुछ गैस है वह प्रमुख कौन कौन से है? जल वाष्प है, CO2 हो गया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और O3 ओजोन, ये सब क्या है? सभी ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित गैस है। और जो ग्लोबल वार्मिंग का शब्द है यह जोसेफ फोरियर, ग्लोबल वार्मिंग का शब्द ग्रीन हाउस प्रभाव का जो शब्द है किसने दिया था? तो जोसेफ फोरियर द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? यह प्रश्न कई बार पूछा चुका है कि पानी का घनत्व किस पर होता है, और जानते हैं होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का जो घनत्व है यह सर्वाधिक किस पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा कितना होना चाहिए? WHO के द्वारा पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा कितना होना चाहिए? तो 0.5 pm, 0.5 pm से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर फ्लोराइड की मात्रा इससे अधिक है तो क्या होता है? दंत क्षय या अस्थि विकार, हड्डियों में कमजोरी होता है। इसके अलावा दंत क्षय हो सकता है। फ्लोराइड कितना होना चाहिए? 1.5 pm से अधिक नहीं होना चाहिए। 0.5 नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। 1.5 pm से अधिक नहीं होना चाहिए। पेय पदार्थों में जो जल होता है पीने वाला उसमें 1.5 pm से अधिक फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होता है? अगर अधिक रहा तो दंत क्षय एवं अस्थि विकार होता है, हड्डियों की बीमारी उससे होता है फ्लोराइड से। देखिए, WHO का स्थापना कब होता है? 7 अप्रैल 1948 को होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, और इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला है, एस्पिरिन रासायनिक नाम किसका है? एस्पिरिन जो है यह रासायनिक नाम एसिटिलीन सैलिसिलिक अम्ल का है। एसिटिलीन सैलिसिलिक अम्ल का, इसका C9H8O4 होता है। और एस्पिरिन क्या है? यह एक ज्वरनाशक है। सिर दर्द, बदन दर्द या बुखार जो होता है इसे ज्वरनाशक बोलते हैं। तो एस्पिरिन क्या है? एक ज्वरनाशक है। अगला है, कार्बोनिक अम्ल क्या है? यह होगा C6H5OH। कार्बोनिक अम्ल जो है C6H5OH है। इसे फिनॉल भी कहा जाता है, फिनॉल। और इसके अलावा HCOOH, देखिए HCOOH जो है इसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। और चींटी के डंक, चींटी या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी या बिच्छू के डंक में। अगला है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या होगा? 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस जो है यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य नेत्र पर रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए, आंख में उत्तल लेंस होता है और इस पे जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे वह वास्तविक एवं उल्टा बनता है। वास्तविक एवं उल्टा बनता है। और स्पष्ट दर्शन की जो दूरी होता है ये कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है। और आंख में जो बीमारी होता है ट्रोकोमा, एक प्रश्न पूछता है कि ट्रोकोमा किससे संबंधित है? तो ट्रोकोमा जो है यह आंखों की बीमारी से संबंधित है। और आंख के जो रतौंधी नामक बीमारी होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है। इसके अलावा आंख में दोष पाए जाते हैं, 2 तरह की बीमारी मुख्य रूप से होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखता है परंतु दूर का नहीं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और एक प्रश्न पूछता है कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखता है परंतु निकट का नहीं, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मे में। अगला है, वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है? इसका क्या होगा? तो जाति। एक सेकंड, वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या होगा? तो जाति होगा। और देखिए, वर्गीकरण के जनक किसे कहते हैं? तो क्या होगा? अरस्तु। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जातियों का एक सेकंड, वर्गीकी की इकाई क्या है? अरस्तु कहते हैं।
वर्गीकरण की इकाई के जनक कौन है? अरस्तु। और टेक्सोनोमी क्या है? वर्गीकरण के अध्ययन, वर्गीकी का अध्ययन क्या है? टेक्सोनोमी। अगला प्रश्न है, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण क्या होता है? देखिए, पसीने में सामान्यतः उपस्थित जो खनिज लवण है यह सोडियम क्लोराइड होता है। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। अगला है, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है? रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह जो होता है यह शिरा के द्वारा होता है। देखिए, शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। इसके अलावा शुद्ध रक्त किसमें होता है? धमनी में होता है। और कोशिका से एक प्रश्न पूछता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहता है? तो साइटोलॉजी कहता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहता है? साइटोलॉजी। तो यहाँ आंसर क्या होगा? रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह जो होता है इसमें अशुद्ध रक्त होता है, यह शिरा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? ये क्या होगा? समताप मंडल। रेडियो प्रसार में मदद करती है, सॉरी आयन मंडल होगा। आयन मंडल क्या है? वायुमंडल में रेडियो संचार में मदद करती है आयन मंडल। इसके अलावा क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में वर्षा, वज्रपात इत्यादि जो होता है, आंधी तूफान जितना भी चलता है सब यह क्षोभ मंडल में चलता है। और समताप मंडल में क्या पाया जाता है? तो ओजोन। ओजोन जो होता है यह समताप मंडल में पाया जाता है। अगला है, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब की वृद्धि के साथ क्या होता है? तो बढ़ता है। देखिए, जब किसी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ाया जाएगा तो उसमें दाब में क्या होगा? अगर यदि दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक में क्या होता है? बढ़ेगा। क्वथनांक जो होता है यह दाब का समानुपाती होता है। क्वथनांक क्या होता है? दाब का समानुपाती होता है। द्विबीजपत्रीय पादप का पर्ण होता है, कैसा होता है? पृष्ठधारी होता है। द्विबीजपत्रीय पादप का पर्ण क्या होता है? पृष्ठधारी होता है। अगला है, आगम। आगम शब्द का अनेकार्थ कौन सा समूह प्रकट करेगा? यह होगा अनाज्ञान शास्त्र। अनाज्ञान शास्त्र, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, कौन सा बसंत का पर्यायवाची नहीं है? यह होगा कलानाथ। कलानाथ जो है यह बसंत का पर्यायवाची नहीं है। कलानाथ किसका पर्यायवाची है? तो यह चंद्रमा का होगा। जबकि ऋतुराज, मधुमास, कुसुमार, कुसुमाकर यह क्या है? सब बसंत का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह क्या है? मंदिनी। मंदिनी क्या है? यह पृथ्वी का है पर्यायवाची शब्द। मंदिनी जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। जबकि पिनाक, कोदंड और सारंग, पिनाक, कोदंड और सारंग ये सब क्या है? तो धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें देखिए, इंग्लिश के प्रश्न बहुत कम ही दिए गए हैं, हिंदी के प्रश्न कुछ थोड़ा अधिक दिए गए हैं। 8 से 10 इसमें लगभग हिंदी के प्रश्न है। कौन सा विलोम शब्द युग्म का अनुपयुक्त है? देखिए, युग्म का अनुपयुक्त क्या होगा? अंदर अंदर, या क्या होगा? अंदर का क्या होगा? बाहर होगा। कौन सा अमित शब्द का विलोम है? परिमित। अमित का विलोम क्या होगा? परिमित। कुलांगर शब्द के उचित वाक्यों का चयन कीजिए। यह होगा अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? कुलांगर। अपने ही कुल के व्यक्ति को नाश करने वाला कुलांगर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यह क्या होगा? वैमनस्य। वैमनस्य जो है शुद्ध शब्द है, वैमनस्य। कौन सा वर्तनीय दृष्टि से सही शब्द है? परिणति। परिणति जो है यह वर्तनीय दृष्टि से सही है। नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तड़ाग। तड़ाग का क्या होता है? तालाब होता है। जबकि इसके अलावा नौका, जलयान, तारिणी ये सब क्या है? नाव का पर्यायवाची शब्द है। अगला है, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा, क्या होगा? वयस्क। क्या होगा? वयस्क। व्यक्त का विलोम क्या होगा? लुप्त। व्यक्त का विलोम लुप्त। गौरव शब्द का विलोम क्या होगा? लाघव। गौरव का लाघव। शंकर शब्द है रेलगाड़ी। शंकर शब्द क्या है? रेलगाड़ी है। इसके अलावा अलमारी, पोस्टकार्ड, प्लेटफॉर्म ये सब क्या है? शब्द मूल शब्द है। अगला है, किस समूह के शब्द देवता के पर्यायवाची हैं? देखिए, देवता का पर्यायवाची क्या होता है? देव, सूर, अमर। जबकि असुर क्या होता है? असुर होता है राक्षस का पर्यायवाची। देवता का सूर होगा। उद्वर्तन शब्द का किसका तत्सम रूप है? यह होगा उबटन। उबटन जो कि तद्भव में है, इसका तत्सम क्या है? उद्वर्तन। तो दोस्तों, यहाँ तक इसे 96 से जो 100 तक प्रश्न है इसमें पैराग्राफ दिया गया है, इसे आप पढ़कर बना सकते हैं। तो चलिए, यह सेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस सेट से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, किस किस टॉपिक से कैसा प्रश्न पूछा जाता है बिहार पुलिस के एग्जाम में। आप इस तरह से तैयारी को बेहतर बनाएं ताकि सिलेक्शन आसानी से मिल जाए।
तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद। और अगर किसी प्रकार का कोई कमेंट हो तो कृपया हमें सुझाव अवश्य करें कमेंट के द्वारा। इसके लिए जय हिंद, थैंक यू। और जो भी कोई अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दें।